बेटा रिलेशन ऑफ फंक्शंस पेज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने करना है, जरूरत नहीं है, ध्यान दो, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की। ये हम लोग जब 1 मार्कर खत्म होंगे तो तब करेंगे, लेकिन 10th और 11th है, उससे पहले इसको करने की जरूरत नहीं है। और इसमें किसी को डाउट 1 और 1 2 के अंदर 8th वाले क्वेश्चन पेज नंबर 11 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग लेट a and b are two sets एक फंक्शन हमने डिफाइन करा हुआ है a क्रॉस b से b क्रॉस a में, a क्रॉस b से b क्रॉस a में such that f of a comma b is equal to b comma a. This is bijective function. Bijective क्या होता है? What is bijective? This is 1 1 and 1 2. अगर मेरे को 1 1 शो करना है तो हम क्या करेंगे, let fx1 is equal to fx2. That means a1 comma b1 is equal to b यहाँ पे b2 comma a2 a2 b2 comma a2 के इक्वल हो जाएगा। क्या डाउट आ गया? गुड इवनिंग बच्चे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, that means a1 is equal to b2 and b1 is equal to a2 आ जाएगा। अब ये कैसे ट्रू हो रहा है? जब मैं a क्रॉस b में एलिमेंट ले लूं तो ये वाला एलिमेंट कहाँ का है मेरा? a का है। ये वाला एलिमेंट भी कहाँ का है? a का आ रहा है। और b हमारा एलिमेंट b का, यहाँ पे एलिमेंट किसका है? b का है। तो अगर fx1 fx2 के इक्वल आ रहा है तो a1 b1 के इक्वल और b2 वाला a2 के इक्वल, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है सर हम क्या करते हैं, जो लिख दोगे बोर्ड पे सही है वो। एलिमेंट f ऑफ x किसके इक्वल है? b कॉमा है, तो यहाँ पे a क्यों आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? b1 कॉमा a1 आएगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा? b1 b2 के इक्वल और राइट पे क्या मिलेगा? a1 a2 के इक्वल। और यही हमें दिखाना होता है 1 1 के अंदर। उन्होंने सही लिखवाया था, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 1 2। 1 2 के केस में क्या रहेगा? हम लोग क्या करेंगे, जो fx है इसको y लेट कर लेंगे। लेट fx इज इक्वल टू y, x की जगह क्या है? a कॉमा b, ये किसके इक्वल है? y के इक्वल। जो f ab की वैल्यू क्या है? b कॉमा a, b कॉमा a किसके इक्वल हो जाएगा? y। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो मेरे सारे के सारे, मेरे जो एलिमेंट है वो सारे के सारे किस फॉर्म के? ऑर्डर्ड पेयर के हैं। तो मैं y लेट नहीं करूंगा, मैं क्या लेट करूंगा? एक ऑर्डर्ड पेयर ही लेट करूंगा। हम लोग क्या लेट करेंगे? एक ऑर्डर्ड पेयर ही लेट करेंगे। जब दोनों का आपस में इक्वल रख दूंगा तो इसका मतलब हो गया कि b c के इक्वल है, और यहां से आ जाएगा कि a किसके इक्वल है? b के इक्वल है। a b c के इक्वल है और a किसके इक्वल आ जाएगा? d के इक्वल आ जाएगा। अब b जो है वो कहां का एलिमेंट है? जो b है वो कहां का एलिमेंट है? सेकंड सेट का b का एलिमेंट है। और यहाँ पे जो c है वो भी किसका हो जाएगा? सेकंड सेट का हो जाएगा एलिमेंट, क्योंकि हम b क्रॉस a में डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे c क्रॉस d जो है, तो b c के इक्वल आ गया और a किसके इक्वल आ गया? d के। इसका मतलब हर एक c के लिए, हर एक c के लिए एक b एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक b के लिए a एग्जिस्ट कर रहा है। किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? पहले वाले सेट के अंदर। अब ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, टफ। इसको ऐसे समझो, यहाँ पे आपके पास है f a कॉमा b, a कॉमा b की जो इमेज है वो किस पे जा रही है? b कॉमा a पे जा रही है। a कॉमा b जो है वो किसके इक्वल जा रहा है? b कॉमा a के लिए है। तो मैंने ये बोला कि दूसरे वाले सेट का एक एलिमेंट पिक कर रहा हूं मैं, c कॉमा d। मैंने दूसरे वाले सेट पे क्या करा? एक एलिमेंट पिक करा c कॉमा d। अब ये c कॉमा d किसके इक्वल होगा? फंक्शन ऑफ ab के इक्वल। कि इसके लिए यहाँ पे ये भी प्री इमेज, तो जब फंक्शन पे, जब इस वाले एलिमेंट पे फंक्शन लगाऊंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? c कॉमा d। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ऑन टू में क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट x लेते हैं, फंक्शन लगाते हैं y। मैं क्या लिखता हूँ इसको? fx इज इक्वल टू y लिखता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू y। ये लिखा फंक्शन ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू c कॉमा d।
क्लियर है बात? अब एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल था? बी कॉमा ए के इक्वल, उसका इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 एंड 1 2 हो जाएगा। करो इसको फटाफट, फिर आगे करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9, ये चैप्टर थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल टाइप है। 9 वाले क्वेश्चन में आपके पास बोल रहे हैं कि एक फंक्शन हमारे पे डिफाइंड है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर such that f of n is equal to n plus 1 by 2 and n by 2 ये ऊपर वाला फंक्शन का वैलिड आपका जब n की वैल्यू ऑड है, और this is when n is even, show that the state whether the function is bijective, bijective की केस में क्या हो जाएगा? 1 1 and 1 2 आ जाएगा। और साथ में बोल रहा है आपको जस्टिफाई, और आंसर तो हो सकता है यहाँ पे ये आपका आंसर नॉट में आ रहा हो, क्योंकि जस्टिफिकेशन हमें नॉट के केसेस में जब नहीं होता उन केसेस में हमें शो करना पड़ता है। अब हम लोग जहाँ पे ऑड और इवन के फंक्शंस अलग गिवन है तो हमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। 1 1 हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 1 1 में रहेगा बट fx1 is equal to fx2। अब यहाँ पे नंबर है, नंबर हमारा ऑड इवन पे है। मैं अगर पहले वाले फंक्शन पे सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा ये x1 plus upon 2 is equal to x2 plus 1 upon 2, 2 से 2 कैंसिल, x1 plus 1 is equal to x2 plus 1 कैंसिल हो जाएगा, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा? x1 is equal to x2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x1 is equal to x2। अब ये फंक्शन मैंने कौन सा पिक करा था? जब x की वैल्यू ऑड है। तो अगर दो फंक्शंस आपस में इक्वल है तो वहां से इवेंचुअली वैल्यूज भी क्या आ रही है? सेम आ रही है। जहां पे x की वैल्यू क्या थी? ऑड थी, तो यहाँ पे भी x की वैल्यूज क्या हो रही होंगी भाई? दोनों की तरफ ऑड वैल्यूज होंगी। इज दिस क्लियर? चेक करके आप किसी वैल्यू के लिए देख सकते हो कि अगर ये दो वैल्यूज अगर सेम है, उनसे जो x1 x2 क्या आ रहा है आपका? सेम आ रहा है। अब अगर दूसरे वाले फंक्शन के हम लोग चेक करेंगे fx1 is equal to fx2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x1 by 2 is equal to x2 by 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मींस x1 is equal to x2। इन दिस केस आल्सो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? 1 1 आ जाएगा। लेकिन अब ऑन टू के लिए चेक करो। ऑन टू के केस में मैं क्या करूंगा? लेट y is equal to fx, y किसके इक्वल हो जाएगा? fx के इक्वल आ जाएगा। अगर ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास तो y is equal to x plus 1 by 2, 2y minus 1 is equal to x, 2y minus 1 is equal to x आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू ऑड होगी तो दूसरे वाला फंक्शन अनुसार इवन, y is equal to fx, y is equal to x by 2, यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2y के इक्वल। अब चेक करो कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैं सेकंड वाले फंक्शन में वैल्यू पिक करता हूं 1, सेकंड वाले फंक्शन में वैल्यू क्या पुट करी है मैंने? 1 पुट करी है। तो यहाँ पे ये 2 into 1 minus 1 कितना आ जाएगा? आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 पिक कर रहा हूँ तो पीछे आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 1 आ रहा है, और ये सही आ रहा है। लेकिन 1 को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा इस वाले केस में, इस वाले फंक्शन में, तो कितना आ जाएगा? 2 into 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू पीछे एग्जिस्ट कर रही है? क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है मेरे पास? क्या ये ऑन टू होगा? बताओ भाई, पढ़ने का लिस्टे गुरसिमर, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? सब करें हाँ। नहीं करेगा। दिस इज नॉट ऑन टू। अबे ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू के केस में क्या होता है? अगर मैं राइट साइड पे कोई वैल्यू ले रहा हूं, मैं उसकी एक पीछे यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब 1 की दो इमेजेस आ गई हैं, एक जगह आ रही है 1 और एक तरफ कितनी आ रही है? 2 आ रही है। इसकी 1 की 3 इमेज, एक 1 आ रही है और एक तरफ क्या आ रही है? 2 आ रही है। क्योंकि इसको पता थोड़ी होगा
क्योंकि जो राइट साइड है इसको पता थोड़ी है कौन से फंक्शन में डलकर मैं आया हूँ, तो मैं तो दोनों तरफ डाल के देखूंगा। यहाँ पे पुट करो तो 2 आ गई, यहाँ पे y के लिए 1 पुट करी तो यहाँ पे 1 आ गया पीछे की तरफ। तो एक ही की दो प्री इमेज आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा ये 1 1 हो जाएगा। क्लियर है ये, नोट कर लो इसको। और किसी को कोई डाउट है सर एक्सरसाइज 1.2 में? 10 अच्छा 9 था, ओके करो इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वहां पे आप क्या बोल रहे हैं, a इज अ फंक्शन, सॉरी a इज अ सेट। तो हमारी कौन कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, रियल नंबर -3, b एक सेट है जो ले रहे हैं रियल नंबर -1। आपके पास फंक्शन a से b तक डिफाइंड है सच दैट fx is equal to x minus 2 upon x minus 3। आगे पूछ रहा है इज the function is f 1 1 और 1 2। सॉल्व करो इसको। ये तो फंक्शन देख के छोड़ दिया समझ में लग रहा है, क्योंकि अगर ट्राई करा होता तो हो जाता क्वेश्चन। लेट fx1 is equal to fx2 x1 upon -2 upon x1 minus 3 x2 minus 2 upon x2 minus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to x2 minus 2 into x1 minus 3 x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6 x1 x2 दो से कैंसिल, 6 कैंसिल, -2x1। अच्छा -3x1 को राइट पे ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x1, -3x2 को प्लस पे ले आऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा x1 is equal to fx2, x1 equal to x2। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ऑल टू लेट fx is equal to y x minus 2 upon x minus 3 y के इक्वल आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालो यहाँ से इन टर्म्स ऑफ y, जो हो जाएगा xy minus 3y। x की वैल्यू निकालिए तो y को लेफ्ट पे ले आओ, 2 minus 3y, x कॉमन 1 minus y 2 minus 3y, x आ जाएगा 2 minus 3y अपॉन 1 minus y, माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले लो तो आ जाएगा 3y minus 2 अपॉन y minus 1, 3y minus 2 अपॉन y minus 1। अब चेक करो कंडीशन क्या गिवन थी मेरे को कि b वाले सेट के अंदर 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पे b आपका जो y है वो सेकंड सेट से आ रहा है, अगर y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 minus 1 कितना हो जाएगा, 0। ये क्या करेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में आपको सेट्स में स्टार्टिंग में गिवन था कि जो सेकंड वाला सेट है वो 1 वैल्यू नहीं दे सकता और फर्स्ट वाला सेट है वो आपका 3 दे सकता। क्यों नहीं दे सकता 3, तो जहां पे मैं 3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 3 माइनस 3 0, समथिंग अबाउट 0 इज नॉट डिफाइंड। नोट करो इसको। नोट करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पास्ट ईयर का है, 2015 में आया था ये। ड्यूरिंग 2015
n सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन करा हुआ है ऑर्डर्ड स्पेस पे a, b इज रिलेटेड टू c, d such that AD into B plus C is equal to BC into A plus B, so that the function is an equivalence relation. Sorry, relation is an equivalence relation हमें यहाँ पे शो करना है. अभी तक आप लोग क्या करते थे, दो एलिमेंट होते थे, A रिलेटेड टू B लिखते थे आप. अब A रिलेटेड टू B लिखते थे, उसकी जगह क्या हो गया, अब जो एलिमेंट है वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स में आ गए. एलिमेंट मेरे ऑर्डर्ड पेयर में आ गए. सबसे पहले हम लोग शो करते हैं बच्चे रिफ्लेक्सिव करने से पहले रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है ये समझो. ए बी रिलेटेड है सीडी से, ए बी सीडी से रिलेटेड है. किस तरीके से रिलेटेड है, ए बी इंटू बी प्लस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी. ये क्या हो रहा है, ए डी, ए इंटू डी, मिडिल वाले एलिमेंट का सम इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट का सम और जो मिडिल वाले एलिमेंट्स है इनका प्रोडक्ट. तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट और बीच वाले का सम. राइट साइड पे क्या हो रहा है, बीच वाले का प्रोडक्ट और बाकी दोनों का सम आ रहा है. रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, लेट A बिलोंग्स टू R. आप लिखते हैं कि A कोई भी A में सेट होता है. सॉरी, A बिलोंग्स टू कहां होता है, किसी सेट के अंदर. यहाँ पे मेरे पास डिफाइन कहां पे है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है. अब ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो मैं A नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, लेट A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बिलोंग कर रही है. तो एलिमेंट हमारे इस बार क्या है, a, b है. ये हमारा कहां बिलोंग कर रहा है, सेट में बिलोंग कर रहा है. मेरे को शो क्या करना है, मेरे को शो करना है कि जो a, b है ये रिलेट किससे हो रहा है, a, b से रिलेट हो रहा है. क्योंकि रिफ्लेक्सिव में करते क्या थे, a बिलोंग्स टू सम सेट a और a, a हम लोग कहां दिखाते थे, रिलेशन में दिखाते थे. इस बार ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पे गिवन है, इसलिए मेरे को ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेगा. अब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर अपने से ही रिलेट कर रहा है, क्योंकि a, यही होता था. क्योंकि a, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, a, r है. तो जब ऑर्डर्ड पेयर होता है तो इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, तो ये लिखने में थोड़ा इजी रहता है. अब ये हम लोग लेट करके चल रहे हैं और दिखाना ये है. अगर मेरे को ये दिखाना है, इसका मतलब क्या कंडीशन, ट्रू चाहिए. ये स्टेटमेंट ट्रू चाहिए होगी. ठीक है, a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a इज इक्वल टू b इंटू सी है ना. तो b हो जाएगा b इंटू a इज इक्वल टू a प्लस b. ये हमें ट्रू दिखाना पड़ेगा. अरे ट्रू दिखाएंगे कैसे, नेचुरल नंबर्स का सेट है तो नेचुरल नंबर्स के सेट में a भी किसके इक्वल होता है, ba के इक्वल होता है. क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है. तो a भी किसके इक्वल होगा, ba के इक्वल होगा. ऐसी एडिशन भी क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है. तो b प्लस a किसके इक्वल होगा, a प्लस b के इक्वल होगा. 1 2 मल्टीप्लाई कर दो, ab इंटू बी प्लस ए, बी ए इंटू ए प्लस बी. जिसका मतलब क्या हो गया कि a, b रिलेट किससे कर रहा है, a, b से. जिससे ये हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. तस्लीम समझ आ गया, ये नहीं समझ आ रहा, एनीवन एल्स. ये कॉम्प्लिकेटेड तो है. हम लोग a बिलोंग्स टू a लेके करते हैं और फिर हम शो कर देते हैं बेटा कि a, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है. पहले हमारे पास क्या होता था, सेट होता था. अब जो सेट है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो n क्रॉस है ना, यही मेरा क्या है, यही मेरा सेट है. तो यहाँ पे एलिमेंट a, b लाया करेगा n क्रॉस n. पहला स्टेप क्लियर है. अब ये है a लेकर चल रहा हूं तो दिखाना क्या है, a, a कहां पे है, r में है. तो ये a, b रिलेटेड से a, b से ये दिखाना पड़ेगा. ये समझ आ गया, ये दिखाना है. तो ये कब आएगा, जब इसके प्रीवियस वाला स्टेप. प्रीवियस स्टेप क्या होगा, ये ए बी रिलेटेड है सी डी से, जो किस तरीके से डिफाइंड है, a इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस बी. ये इससे डिफाइंड है. तो मैंने इसी से पहली फॉर्म इसको यूज करते हुए मैंने फॉर्म कर ली. क्या हो जाएगी, a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a इज इक्वल टू b इंटू a इज इक्वल टू a प्लस b.
फिर नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव होगा और सम में भी होगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव के बाद मेरे को क्या शो करना है, सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, लेट ए कॉमा बी रिलेट किससे कर रहा है, सी कॉमा डी से, ये लिखेंगे। लेट ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेट कर रहा है सी डी से। अब ये कैसे लिखा है, क्योंकि हम लोग उसमें लेके चलते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और शो क्या कर देंगे कि बी कॉमा ए कॉमा बिलोंग कर रहा है आर में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। तो ए बी रिलेटेड है सी डी से, शो क्या करना है मेरे को कि सी डी रिलेटेड है ए बी से, यही करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे होता है ए रिलेटेड है बी से, और वापस क्या दिखाते थे कि बी रिलेटेड है ए से। तो ये मेरे को कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, मेरे को शो करनी पड़ती है। अब करूं तो करूं कैसे मैं, अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, दैट इज ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। क्लियर है जी सबको, यही कंडीशन लगेगी अपनी। मुझे ये दिखाना है, अगर ये मेरे को शो करना है तो मेरे को क्या शो करना है, a इंटू डी, यहाँ पे क्या a की जगह c और यहाँ पे b है, तो c इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, ये रहा d प्लस a इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b इंटू a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस सी प्लस b, ये हमें शो करना पड़ेगा। क्लियर है जी, है ये, और शो ये करना है, आराम से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्पिटिटिव होता है, तो मैं एडी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डीए लिख सकता हूँ, बीसी की जगह क्या लिख सकता हूँ, सीबी लिख सकता हूँ। एडिशन क्या होती है, कम्पिटिटिव, तो सी प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस डी क्या होता है, ये भी कम्पिटिटिव होता है, डी प्लस ए हो जाएगा। अगर ए बी के इक्वल है, तो अगर इसको लेफ्ट पे लिख दूं, इसको राइट पे लिख दूं, बात तो एक ही है, तो इससे मेरे एलिमेंट्स क्या हो गए, रिलेट हो गए, इससे ये क्या हो जाएगा, मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। नोट कर लो 2 स्टेप्स, फिर तीसरा करें। सर ये ऊपर से निकल गया, ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ये हर साल ऐसे ही होता है, बच्चों के ऊपर से निकलता है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वापस नीचे आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को दोबारा से देखो, हम लोग जो भी पहले सेट्स में लगाते हैं रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक, उनके अंदर हमारा होता है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि सेट के अंदर एक एलिमेंट लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि a, वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे सेट की जगह क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ही है, n क्रॉस n है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके एलिमेंट कैसे होंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तभी ab रिलेटेड है cd से, किस टाइप से गिवन है, ad into b plus c is equal to bc into a plus d की फॉर्म में मेरे को गिवन है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाऊंगा तो क्या लूंगा, ab इसके अंदर बिलोंग कर रहा है सेट में, और ab रिलेटेड है ab से ही है, ab किससे रिलेटेड है, ab से रिलेटेड है। अब ab अगर सेट में बिलोंग कर रहा है और दिखाना ab रिलेटेड टू ab है, तो इवेंचुअली को दिखाना क्या है कि a into b की जो कंडीशन है, क्या तो कंडीशन की ध्यान में रखनी पड़ेगी, डिफाइन कैसे है, पहला एलिमेंट इनटू लास्ट वाला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय बीच वाले दोनों का सम इज इक्वल टू बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट पहले दोनों का सम। ए बी रिलेटेड है ए बी से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए इज इक्वल टू बी इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ये ना, अब ये होगा कैसे, आपके दो नंबर जो ए और बी दोनों हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, जिसका प्रोडक्ट ए बी बी ए के इक्वल होगा, कम्युलेटिव ए प्लस बी प्लस ए बी ए प्लस बी के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने उल्टा स्टार्ट करवाया, उल्टा स्टार्ट करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगी, क्या प्रूव करना है। राइट साइड पे सिमेट्री का ए बी रिलेटेड है सीडी से, शो क्या करना है कि सीडी रिलेटेड है ए बी से। अगर ए बी सीडी से रिलेटेड है तो a into d मल्टीप्लाइड बाय b plus c is equal to bc into a plus d। चाहिए क्या मेरे को, c into b मल्टीप्लाइड बाय d plus a is equal to d into a मल्टीप्लाइड बाय c plus b, ये मेरे को दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे जो गिवन था और जो रिजल्ट चाहिए यहाँ एडी था या डीए था, एडी आपका डीए के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन कम्युलेटिव होता है। यहाँ बीसी था, मुझे सीबी चाहिए था, तो मैंने क्या करा,
सीबी को बीसी लिख दिया और बीसी को सीबी लिख दिया। फिर बी प्लस सी प्लस बी के इक्वल होगा एज रिक्वायर्ड, ए प्लस बी डी प्लस ए के इक्वल होगा एज रिक्वायर्ड। फिर अगर ए बी के इक्वल होता है तो बी भी तो ए के इक्वल हो जाएगा, वो हमने कर दिया लास्ट वाले स्टेप। नेक्स्ट अब हमें दिखाना है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट केस इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का जो केस है वो एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आपको ट्रांजिटिव में लेट करेंगे कि ए बी रिलेटेड है सीडी से, सीडी रिलेटेड है ईएफ से, ए बी रिलेटेड है सीडी से, सीडी रिलेटेड है ईएफ से, और मेरे को एंड में शो क्या करना पड़ेगा, ये शायद छोटा नंबर ध्यान रखते हैं, मेरे को शो करना है कि ए बी रिलेटेड है ई कॉमा एफ से। तभी कैसे करें, ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है तो इसका मतलब ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी हो जाएगा। राइट साइड पे हो जाएगा सी एफ इंटू डी प्लस सी इज इक्वल टू डी ई इंटू सी प्लस एफ। अब कैसे करें, बीसी को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आओ। ये स्पेसिफिक स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के, इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब अलग अलग कर लो दोनों तरफ, डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर लो। फिर हो जाएगा b by bc is 1 by c, c by bc is 1 by b, a by ad is 1 by d, d by ad is 1 by a। सिमिलरली यहाँ पे भी यही करेंगे हम कि d plus e अपॉन में de इज इक्वल टू c plus f अपॉन में cf। d को अलग अलग कर लो, डिनोमिनेटर अलग, तो हो जाएगा 1 by e plus 1 by d, यहाँ पे हो जाएगा 1 by f प्लस 1 by c। ये हमारे पास आ जाएगा। जो मेरे को दिखाना है इसको कैसे लेकर आए, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दो, तो एलएचएस एलएचएस में ऐड होगा 1 by c plus 1 by b plus 1 by e plus 1 by d। on the right side 1 by d plus 1 by a is equal to 1 by f plus 1 by c आ जाएगा। दोनों तरफ से देखो, अच्छा ये मतलब हैंडराइटिंग हम इंप्रूव करके ई है, ये ई लिखा हुआ था, तो 1 by c से 1 by c कैंसिल, 1 by d से 1 by d कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा 1 by b plus 1 by e, एलसीएम लो तो हो जाएगा e plus b by eb de, राइट साइड पे हो जाएगा f plus a by af, क्रॉस मल्टीप्लाई af into e plus b is equal to be into f plus a। अब चेक करो चाहिए क्या, a into f, a into f, ये ना a बीच में b plus e, यहाँ पे क्या e plus b, एक ही बात है क्योंकि एडिशन कम्युलेटिव होता है। इसके अगले स्टेप में ठीक कर लेना, इसको b plus e कर देना, कर ही देते हैं। ये हो जाएगा b plus e इज इक्वल टू b into e, यहाँ पे b into e आ रही है, ये b into e मल्टीप्लाइड बाय a plus f, तो f plus a क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिख देंगे a plus f, और इससे डिजायर्ड रिजल्ट a भी रिलेटेड है ef से, इंप्लाइज a भी रिलेटेड है ef से। क्लियर है, नोट कर लो इसको। स्पेसिफिक क्वेश्चन है और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 ऑल इंडिया। आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर माइनस 4/3, फंक्शन यही से डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ये पहला सेट, तो दूसरा सेट है हमारा रियल नंबर -4/3। पहले यहाँ पे -4/3 है, राइट वाले साइड का हमारा रियल नंबर -4/3 है।
fx is defined as 4x plus 3 upon 3x plus 4 so that the function is bijective. फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखाना है मतलब 1 1 ऑन 2 दिखाना है। करो इसको। अभी सेम क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में हम लोगों ने ऐसा करा है। 1 1 के लिए fx1 इक्वल टू fx2 करो, वहां से x1 इक्वल टू fx2 दिखाओ। फिर ऑन 2 के लिए fx इक्वल टू y लेके सॉल्व करो इसको। करो प्रद्युमन। 1 1 करना है तो 1 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट fx1 is equal to fx2, that means 4x1 plus 3 upon 3x1 plus 4 is equal to 4x2 plus 3 upon 3x2 plus 4. Cross multiply 4x1 plus 3 multiplied by 3x2 plus 4 is equal to 4x2 plus 3 into 3x1 plus 4. ऑन टू हमें रेंज निकाल के करेंगे ना, अरे डायरेक्टली कर लो। मल्टीप्लाई करो 4 3 का 12 x1 x2 4 4 का 16 x1 3 3 का 9 x2 3 4 का 12। राइट साइड पे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 12 x1 x2 16 x2 9 x1 plus 12। 12 x1 x2 से 12 x1 x2 गया, 12 से 12 गया, 9 x1 लेफ्ट पे आएगा, 7x1 9x2 राइट पे चले जाएगा तो आ जाएगा 7x2। 7 से 7 कैंसिल, जिससे आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ऑप्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। ऑन टू में हम लोग fx इज इक्वल टू y लेके चलेंगे। इससे पहले यहाँ पे 3x plus 4 था, यहाँ पे फंक्शन डिवाइड था 4x plus 3 upon 3x plus 4। x की वैल्यू कहाँ से आती है, पहले वाले सेट में से। पहले वाले सेट में बोल रहा रियल नंबर माइनस 4/3। अब -4/3 अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, इसलिए पहले वैल्यू हटाई हुई है। नेक्स्ट fx is equal to y, 4x plus 3 upon 3x plus 4 is equal to y, cross multiply 4x plus 3 is equal to 3xy plus 4y, 4x minus 3xy is equal to 4y minus 3। अब यहाँ पे x अगर कॉमन है तो हो जाएगा 4 minus 3y is equal to 4y minus 3, x is equal to 4y minus 3 upon 4 minus 3y upon 4 minus 3y। राइट पे गिवन है कि x की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर वैल्यू 4/3 सब्स्टिट्यूट करूंगा, सॉरी दूसरे साइड में y होता है, अगर y की वैल्यू 4/3 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको गिवन है कि सेकंड सेट में 4/3 वैल्यू नहीं हो सकती, एक्सेप्ट रियल नंबर कोई वैल्यू ले सकता है। फर्स्ट वाले सेट में -4/3 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, ये ऑन टू आ जाएगा। तो हमारा फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, जिससे ये बाइजेक्टिव आ जाएगा। करो इसको नोट। यहाँ पे एक बच्चे का डाउट है, सर ये सॉल्व क्वेश्चन सारे हो रहे हैं लेकिन आएगा किस टाइप से आएगा। आपके पास फंक्शन जो गिवन होगा वो सिर्फ लिखा होगा रियल नंबर माइनस एक्स, ऐसे आ सकता है। एक्स मतलब ये अननोन वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो अननोन वैल्यू होगी कौन सी होगी, कैसे होगा। ये फंक्शन नोटिफाइड कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो नीचे वाले को सीधा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -4/3 सब्स्टिट्यूट कर देना। पूरा देखना पड़ेगा राइट साइड में कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, तो ऑन टू वाले को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये फंक्शन और कैसे आ सकता है, ये फंक्शन आपको गिवन होगा पूरा का पूरा एज डिफाइंड। आपको बोलेगा कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, देखोगे ऑप्शन में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऑन टू है या नहीं है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे 1 1 को लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू का 1 1 ऑन टू जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने पास ईयर पेपर अभी 1 मार्कर में खुला होगा, चेक करा 1 मार्कर नहीं करा, अभी नहीं चेक करा, तो 1 मार्कर सारे ऐसे क्वेश्चन दिए मैंने आपको। और किसी का कोई डाउट?
और किसी का डाउट? एक बार केस बेस्ड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, पेज नंबर 8 अरियन बेटा, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे आपको बोल रहा है जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा is a gigantic exercise about, I think gigantic है, gigantic, पता नहीं जो भी है, जी gigantic जो भी है, about 911 million people were eligible to vote and voter turnout was about 67%, the highest ever. Let I be the set of all the citizens of the India who are eligible to exercise their voting right in the general election held in 2019. A relation R is defined on I as V1, V2 ordered pair as that V1, V2 it belongs to I and बोल रहा है both use their voting right in general election 2019. फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है two neighbors X and Y. X exercises voting right while Y did not cast her vote in general election. तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी? पहला बोल रहा है XY belongs to R. क्या XY R में बिलोंग करेगा? बताओ भाई, क्या X, Y ये दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे R में? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फिर आपको लिखा हुआ है कि X ने वोट डाला है और Y ने वोट नहीं डाला, तो ये X, Y इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों बिलोंग नहीं करेगा? क्योंकि इस रिलेशन के अंदर वो वाले दो एलिमेंट्स हैं V1, V2, दो वोटर्स वो वाले हैं जिन्होंने दोनों ने वोट डाला है। फिर आपके पास बोल रहा है X और कौन सा है? Y, X। Y, X बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तीसरा है हमारा X, X does not belongs to R। अब X, X ने वोट डाला, X ने वोट डाला, दोनों ने वोट डाला है, तो ये तो बिलोंग करेगा, बट ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो फोर्थ वाली हमारी बच गई X, Y does not belongs to R। X आपने वोट करा, Y ने वोट नहीं करा, तो ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? लास्ट वाली ट्रू होगी। तो इस टाइप से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। फिर आपका सेकंड पार्ट बोल रहा है मिस्टर X and his wife W, Mr. X and his wife W exercise their voting right in the general election 2019। अब दोनों ने वोट डाला है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? X और W है। सबसे पहले वाली आपकी स्टेटमेंट बोल रहा है X and W belongs to R and W, X belongs to R। सही है ये? बिकॉज X और W दोनों ने वोट करा है, तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। WX बोलेगा तो वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो आपको सबसे पहले गिवन है। थर्ड पार्ट है इसका, तीन दोस्त है हमारे F1, F2, F3, एक्सरसाइज तीनों ने वोट दिए हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सबसे पहला देखो बोल रहा है F1, F2 बिलोंग्स टू R। यस। F2, F3 भी बिलोंग करेगा, F1, F3 भी बिलोंग कर रहा है, तो सभी इक्वेशन क्या है? सही आ गई। बाकी सारी देख लेना गलत है या सही है। फोर्थ, the above defined relation is, अब ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन डिफाइन करा हुआ है, ये बोल रहा है आपको क्या ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस क्या है? तो चेक कर लो आप। अगर X एक वोटर है, तो X, X ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, मतलब दोनों ने वोट डाला है। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि X, Y बिलोंग्स टू R, मतलब X एंड Y बोथ वोटेड, तो Y एंड X भी लिख सकता हूं, जिससे बोलूंगा कि Y, X बिलोंग कर रहा है R में। ये भी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ट्रांजिटिव भी सही होगा। क्यों सही हो जाएगा? X और Y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, Y, Z रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, दोनों ने वोट डाले, इन दोनों ने वोट डाले, तो हम बोल सकते हैं कि X, Z इन दोनों ने भी वोट डाले, ये हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तीनों सही हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का पार्ट, फिफ्थ पार्ट, मिस्टर श्याम एक्सरसाइज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, then Mr. Shyam is related to which of the blah blah blah?
कह रहे मिस्टर श्याम ने वोट डाला तो क्या होगा? पहला बोल रहे हैं ऑल दोज एलिजिबल हु कास्ट देयर वोट, ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, तो पहला वाला सही लग रहा है। दूसरा चेक करते हैं, फैमिली मेंबर तो मिस्टर श्याम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मिस्टर श्याम ने वोट डाला तो हो सकता है कि वाइफ की तबीयत खराब है, वोट डालने नहीं गई, मन नहीं था, नहीं डाला वोट। सी पार्ट ने बोल रहा है ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, अब सारे सिटीजन में कुछ लोग 67% ने वोट डाला था, बाकी लोगों ने वोट नहीं डाला, तो उससे भी रिलेट नहीं करेगा। और डी पार्ट है एलिजिबल वोटर्स, अब एलिजिबल था, मन नहीं था वोट डालने का, वोट डालने गए नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इज दिस क्लियर?